तो आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर का वो रहेगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स इसमें हमें ये देखना है कि न्यूरो साइकोलॉजी में हम किन किन चीजों को डील करते हैं या किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं या किन चीजों की हम स्टडी करते हैं न्यूरो साइकोलॉजी में, वो सब चीजें हम देखेंगे इसमें। So here are some of the more common areas of clinical specialty and cognitive research in neuropsychology dealt with. तो यहाँ जो है कुछ कॉमन एरियाज दिखाए गए हैं क्लिनिकल स्पेशलिटी और संज्ञानात्मक रिसर्च से संबंधित, जिनको कि न्यूरोसाइकोलॉजी का जो फील्ड है वो डील करता है। तो फर्स्ट वन है इसमें स्ट्रोक, सेकंड है अल्जाइमर डिजीज, थर्ड है हेड इंजरीज फ्रॉम स्पोर्ट्स कंकशन, फोर्थ है ऑटिज्म। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर एल्कोहलिज्म एंड एडिक्शन, इसको भी हम स्टडी करते हैं। टोरेटे सिंड्रोम, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स यानी विकासात्मक डिसऑर्डर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इनके नाम जो है वो सेम ही रहेंगे आपके, जैसे टोरेटे सिंड्रोम है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये आपको हिंदी में भी सेम इसी तरीके से ही याद करने हैं। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ एड्स ऑन कॉग्निशन, यानी कि हमारे संज्ञान पर एड्स का क्या प्रभाव पड़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, कि जब चीजों को लर्न करते समय किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को किस तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। एंड लास्ट है इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, यानी कि सामवेगिक और व्यवहारिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं हम कि क्या होते हैं ये। एक सेकंड रुको बच्चा। तो जब स्ट्रोक की हम बात करते हैं, a stroke occurs when the blood supply to part of your brain is interrupted or reduced, preventing brain tissue from getting oxygen and nutrients. Brain cells begin to die in minutes. A stroke is a medical emergency and prompt treatment is crucial. तो जो स्ट्रोक है न्यूरो साइकोलॉजी में, उसको स्ट्रोक किसी भी पर्सन के ब्रेन में तब हुआ माना जाता है जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से रुक जाती है या इंटरप्ट हो जाती है, या हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है, जो रक्त बह रहा होता है हमारे ब्रेन में, वो ठीक तरीके से बहना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई के कम होने से या रुकने की वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है उसका मेन काम हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाना होता है। और जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है तो हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज हैं या हमारे मस्तिष्क के ऊतक हैं, वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ब्रेन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो कुछ मिनट के अंदर ही जो ब्रेन की सेल्स हैं या मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो मरना स्टार्ट हो जाती हैं।
स्ट्रोक एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है और इसका ट्रीटमेंट जो है जितना जल्दी हो सके, पेशेंट को अगर स्ट्रोक की शिकायत होती है, वो फील कर रहा है कि स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसमें, या फिर परिवार वाले देख रहे हैं उसको, तो इमीडिएटली जो है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सेकंड है हमारा एल्जाइमर्स या एल्जाइमर डिजीज भी इसको बोलते हैं। इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज where dementia symptoms gradually worsen over a number of years. In its early stages, memory loss is mild, but with late stage Alzheimer's, individuals lose the ability to carry on a conversation and respond to their environment. अब जो एल्जाइमर डिजीज है या जिसको एल्जाइमर्स भी कहते हैं, ये एक तरह की प्रोग्रेसिव डिजीज है। यानी कि सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि अल्जाइमर डिजीज जो है वो ओल्ड एज के लोगों में होती है हमेशा, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे अल्जाइमर डिजीज जो है और वर्स होती चली जाती है। इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव डिजीज कहते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ जो अल्जाइमर है वो व्यक्ति में ज्यादा वर्स होता चला जाएगा। इसमें क्या क्या होता है? डिमेंशिया सिम्टम होते हैं। डिमेंशिया का मतलब होता है सीधा सा मेमोरी लॉस, यानी कि स्मृति का खत्म हो जाना। तो अल्जाइमर में डिमेंशिया के सिम्टम होते हैं, यानी जिस भी व्यक्ति को अल्जाइमर रोग होगा उसकी याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाएगी और एक टाइम आने पर जो है बिल्कुल ही खत्म भी हो सकती है, और धीरे धीरे टाइम के साथ जो है और बुरी होती चली जाती है वो जैसे जैसे साल बढ़ते हैं। इसकी अर्ली स्टेजेस में, अल्जाइमर की जो अर्ली स्टेजेस होती है उसमें जो मेमोरी लॉस है या स्मृति का खत्म होना हम कहेंगे, वो बहुत ही माइल्ड लेवल का होता है, यानी बहुत कम होता है कि जो भी कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है तो वो छोटी छोटी बातें भूलने लग जाएगा, अपना उसने सामान कहाँ रखा था वो भूल जाएगा, थोड़ी देर पहले उसने कोई चीज रखी वो उसको याद नहीं रहेगी, ठीक है। और धीरे धीरे ये वर्स्ट होती चली जाती है। जैसे लेट स्टेज के अल्जाइमर में व्यक्ति पहुंचता है तो वो व्यक्ति जो है अपनी मेमोरी को बहुत ही ज्यादा खो देता है और एक सिंपल कन्वर्सेशन करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, और ना ही वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पोंड कर पाता है। इवन यहाँ तक कि जो लेट स्टेज ऑफ अल्जाइमर है उनमें ये भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति है वो अपने फैमिली मेंबर्स तक को भूल जाता है, यानी उसको इवन अपना खुद का उसको नाम और आइडेंटिटी तक उसको याद नहीं रहती है कि भाई मेरा क्या नाम है, मैं क्या काम करता हूँ, या मेरी फैमिली में कौन मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अल्जाइमर्स में ये सारे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। थर्ड जो कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी में आता है, जिसको हम स्टडी करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में, वो है हेड इंजरीज फ्रॉम स्पोर्ट्स कंकशंस, ठीक है। यानी कि स्पोर्ट कंकशन से हुई हेड इंजरीज, हेड इंजरी यानी सिर में चोट लगना। अब कंकशन जो है वो भी एक तरह की माइल्ड लेवल की हेड इंजरी ही होती है। कंकशन को माइल्ड लेवल की हेड इंजरी कहा जाता है। The effect of mild head injury can leave people with symptoms including dizziness, nausea, confusion, or an inability to process or retain information, sensitivity to light and vision distortions, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को माइल्ड लेवल की हेड इंजरी होती है तो उस व्यक्ति में जो है वो इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोजिया यानी वोमिटिंग आने को उसको हो जाती है, डिजीनेस उसमें हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति, और जो है कोई भी इंफॉर्मेशन की वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाता, और इवन उसमें मेमोरी लॉस भी कई बार देखने को मिलता है। लाइट से सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लाइट के ज्यादा लाइट जहां भी उसकी आंखों पर पड़ेगी तो उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। विजन डिस्टोर्शन हो जाते हैं उसको, यानी धुंधला दिखने लग जाता है, ठीक है। It also includes post-concussion syndrome. The occurrence of a head injury in concussion causes the brain to shake back and forth inside the skull, causing mild damage. तो जो माइल्ड हेड इंजरी है उसको ही कई बार पोस्ट कंकशन सिंड्रोम कहा जाता है। पोस्ट कंकशन सिंड्रोम जो है वो किसको कहते हैं? कई बार
किसी व्यक्ति को चोट लग जाए सिर में या एक्सीडेंट हो जाए उसका, तो बहुत बार ये होता है कि उसको डायरेक्टली इंजरी तो नहीं हुई है, कि उसके सिर में वैसे चोट तो नहीं लगी है, या फिर उसको कहीं से ब्लड लॉस नहीं हो रहा है उसके सिर में, लेकिन क्योंकि उसको वो झटका ही इतना जोर से लग रहा है, मान लो कार उसकी कहीं पर दूसरी गाड़ी से या किसी भी चीज पर हिट कर दिया कार ने, तो वहां क्या होगा, वो मोशन में इतना ज्यादा होता है, वो पर्सन एकदम से ज्यादा मोशन में होने की वजह से उसका जो ब्रेन है वो बहुत बुरी तरह से शेक हो जाता है, यानी उसका जो ब्रेन है या ब्रेन के पार्ट्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से हिल जाते हैं, और वो ब्रेन के शेक होने से या ब्रेन के हिलने से ही उसकी स्कल के अंदर जो है वो माइल्ड डैमेज हो जाता है। तो इसको कंकशन कहते हैं। यानी बहुत ज्यादा मोशन में होने से, किसी भी वजह से, वो पर्सन खुद मोशन में है या किसी मोशन में आने वाली चीज ने उसको हिट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, वो खुद खड़ा हुआ है लेकिन एकदम से किसी तेज कार ने उसको हिट कर दिया, या वो खुद भी मोशन में है और उसने कहीं हिट कर दिया। तो इस तरीके की स्थिति में पर्सन का जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा शेक करता है, और एकदम से बहुत ज्यादा तेज मात्रा में हिलेगा अगर ब्रेन, तो ब्रेन पार्ट्स डैमेज होने की संभावना रहती है। इसी को कंकशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म की कल भी हमने बात करी थी। Autism or autism spectrum disorder refers to a broad range of conditions characterized by challenges with social skills, repetitive behaviors, speech and non-verbal communication. Prevalence of ASD in India range from 0.15 to 1%. Autism जो है, autism spectrum disorder के नाम से भी जाना जाता है। ऑटिज्म एक ऐसा ब्रॉड रेंज है कंडीशंस की, बहुत सारी कंडीशंस एक साथ बच्चे में देखने को मिलती हैं ऑटिज्म में, जिसमें जनरली जो है वो इस तरह की कंडीशन मेनली बच्चे में दिखाई देती हैं। सोशल स्किल्स में चैलेंजेस बच्चा फील करता है, यानी कि सामाजिक रूप से बच्चा जुड़ नहीं पाता है आसानी से लोगों से, उसको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होगी, इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ये कल भी मैंने बताया था रिपीटेटिव बिहेवियर्स का, कि बच्चा जो है वो बार बार एक ही बिहेवियर को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लैपिंग करने लग गया तो क्लैपिंग ही करता रहेगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक्शन करने लग गया तो उसी को करता रहेगा, अपने सिर को छेड़ने लग गया तो वो उसी पे टैप करता रहेगा, ठीक है, या अपने बालों को अगर खींचने लग गया तो बालों को ही खींचता रहेगा वो। तो सेम बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हैं वो, और बोलने के बाद भी अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो भी वो नहीं रुकते हैं। स्पीच एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो उसको बोलने में, स्पीच में परेशानी होती है, बोलने में परेशानी होती है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में परेशानी होती है। इसके अलावा हम जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन लैंग्वेज हम जो यूज करते हैं, कई बार हम कहते हैं ना कि इशारों में बातें कर रहे हैं, तो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनमें ऑटिज्म होता है, उन बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने में या फिर इशारों में बातें करने में परेशानी होती है। इंडिया में अगर प्रेवलेंस की बात करें कि इंडिया में जो है कितने % बच्चों में देखने को मिलता है ऑटिज्म, तो इंडिया में 0.15 से 1% तक देखने को मिलता है बच्चों में ऑटिज्म। नेक्स्ट जो है वो है अल्कोहलिज्म एंड एडिक्शन। तो अल्कोहलिज्म को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अल्कोहलिज्म नाउ नोन एज अल्कोहल यूज डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज अ डिजायर और फिजिकल नीड टू कंज्यूम अल्कोहल इवन दो इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। अल्कोहलिज्म को अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिंपल लैंग्वेज में हम शराब पीना भी कहते हैं, या जो लोग शराबी होते हैं, शराब पीने की आदत जिनको होती है, तो वही अल्कोहल यूज डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है उसको, और उसका शरीर जो है वो बार बार डिमांड करता है अल्कोहल की, कि व्यक्ति जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इवन दो उसको पता है कि ज्यादा शराब पीने का उसकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा, और वो नेगेटिवली इफेक्ट भी कर रहा होता है उसको, फिजिकली भी एंड मेंटली भी, लेकिन पर्सन की जो इच्छा है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है उसके ऊपर अल्कोहल का।
तो इस कंडीशन को एल्कोहलिज्म कहा जाता है। सेकंड जो है एडिक्शन, ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है अल्कोहलिज्म से। Addiction is a psychological and physical inability to stop consuming a chemical, drug, activity or substance even though it is causing psychological and physical harm. सेम वही बात हमने अल्कोहलिज्म में भी करी थी कि साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हार्म होते हैं व्यक्ति को, लेकिन इसके बावजूद वो जो पर्सन है उसमें मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा होती है उस चीज को कंज्यूम करने की, उस चीज को लेने की या उस चीज को करने की, कि वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है कंज्यूम करने से। एडिक्शन कई तरह का हो सकता है। एडिक्शन किसी केमिकल को लेने का भी हो सकता है, जैसे कि बहुत लोग जो हैं वो जितनी भी आपकी ये नॉर्मल ड्रग्स आती हैं, फॉर एग्जांपल खांसी की जो सिरप्स आती हैं उनको कंज्यूम करने लग जाते हैं। काफी लोग जो है टूथपेस्ट को भी खाते हैं, इवन कई लोग इंक को भी खाते हैं, इंक को पीते हैं, क्योंकि उससे जो है उनको अच्छा फील होता है, तो उनको इन चीजों का एडिक्शन हो जाता है। वहीं ड्रग एडिक्शन, फॉर एग्जांपल हेरोइन, कोकेन है, ये सब जो चीजें हैं ये ड्रग एडिक्शन में आती है। एक्टिविटी एडिक्शन, एक्टिविटी एडिक्शन में आएगा आपका जैसे कि इंटरनेट एडिक्शन है, या आपका मोबाइल एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है। ये सब जो एडिक्शन है जिसमें पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाता, उनको पता है मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, हेडेक हो रहा है मुझे, ठीक है, या डिजीनेस हो रही है, या फिर उसको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे और वो कंटिन्यू रखेंगे अपने बिहेवियर को। सब्सटेंस एडिक्शन में मेनली जो चीजें आती हैं वो हैं जैसे टोबैको, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब जो चीजें हैं वो सब्सटेंस एडिक्शन में आती हैं। तो इन सब एडिक्शन की वजह से व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक और फिजिकल हार्म होता है, यानी उसके शरीर पर भी असर पड़ता है और मानसिक रूप से भी व्यक्ति में असर दिखाई देता है। अगला है टोर्टे सिंड्रोम। टोर्टे सिंड्रोम आप लोगों ने अगर देखी होगी मूवी, अभी पीछे एक मूवी भी आई थी टोर्टे सिंड्रोम के ऊपर, रानी मुखर्जी की मूवी थी, हिचकी मूवी थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा। उस मूवी में जो रानी मुखर्जी के सिम्टम जो दिखाए गए हैं वो टोर्टे सिंड्रोम के ही सिम्टम है। So Tourette syndrome is a disorder that involves repetitive movements or unwanted sounds, tics that can't be easily controlled. Tourette syndrome एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं बॉडी में, लगातार एक जैसे मूवमेंट रिपीट होते हैं, और अनवांटेड साउंड्स व्यक्ति जो है वो करने लग जाता है। वो उनको रोकना चाहता है लेकिन चाहकर भी रोक नहीं पाता है। वो जो अनवांटेड साउंड्स होती हैं, अनवांटेड आवाजें जो निकलती हैं उसके मुंह से, उनको टिक्स कहते हैं। जैसे उसमें उसको हिचकी जो आ रही थी, उस मूवी में उसको हिचकी आना वो अनवांटेड साउंड था, और उसको जो झटके लग रहे थे वो रिपीटेटिव मूवमेंट्स था। ठीक है, तो ये दो चीजें मेनली याद रखनी है आपको, रिपीटेटिव मूवमेंट्स एंड अनवांटेड साउंड्स। अनवांटेड साउंड को टिक्स के नाम से जाना जाता है। दैट कांट बी इजीली कंट्रोल, जिनको इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, यू माइट रिपीटेडली ब्लिंक योर आईज, श्रग योर शोल्डर्स और ब्लर्ट आउट अनयूजुअल साउंड और ऑफेंसिव वर्ड्स। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जिनको टोर्टे सिंड्रोम है उन लोगों में ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं कि व्यक्ति हो सकता है अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक कर रहा है, एक आंख को या दोनों आंखों को भी कर सकता है, बार बार उसके कंधे उचक रहे हैं अपने आप ही और वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अनयूजुअल साउंड निकल रहे हैं उसके मुंह से, या ऑफेंसिव वर्ड्स, किसी तरह के इस तरह के वर्ड्स बार बार उसके मुंह से निकल रहे हैं जो कि सामने वाले को अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये टोर्टे सिंड्रोम है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। A developmental disorder is a group of conditions caused by an important in physical, learning, language or behavioral areas. These conditions begin during the developmental period, may impact day-to-day functioning and can last through a person's lifetime. तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को विकासात्मक विकार भी कहते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऐसी परिस्थितियों का एक ग्रुप है या समूह है जो कि फिजिकल यानी शारीरिक, लर्निंग नई चीजें सीखने से संबंधित, भाषा से संबंधित और व्यवहार से संबंधित एरियाज के कारण व्यक्ति में
जो है वो उपस्थित होता है। These conditions begin during the developmental period, may impact day-to-day functioning and can last through a person's lifetime. ये सारी जो कंडीशन है वो व्यक्ति में डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होती है, यानी कि बच्चे चाइल्डहुड स्टेज से ही दिखने लग जाती हैं ये बच्चे में, और इसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चे की डेली लाइफ पर, उसकी फंक्शनिंग में, उसके डे टू डे लाइफ के कामों में भी दिखाई देता है, और लाइफ टाइम तक पर्सन में ये इफेक्ट रह सकता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऐसी कंडीशन का समूह होता है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, उसकी नई चीजों को सीखने की क्षमता, भाषा की क्षमता और व्यवहारिक क्षमता प्रभावित होती है। ये 4 तरह की चीजों में डिफेक्ट होना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाता है, और डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। ये भी याद रखना है कि चाइल्डहुड में इनके सिम्टम दिखाई देने चाहिए, तभी हम उनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मानेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS is a potentially disabling disease of the brain and spinal cord, central nervous system. In multiple sclerosis, the immune system attacks the protective sheath or myelin sheath that covers nerve fiber and causes communication problems between your brain and the rest of your body. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को MS के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो एक ऐसी पोटेंशियली डिसेबलिंग डिजीज है हमारे ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, जिसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी माइलिन शीथ जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी माइलिन शीथ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी खुद को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम का मेन काम क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम का मेन काम है कि बाहर से अगर किसी भी तरह की कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई भी चीज बाहर से अगर हमारी बॉडी में एंटर करती है और अगर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को सेफ रखता है, उससे लड़ाई करता है और हमारी बॉडी को बचाता है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ब्रेन में ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी इनेबिलिटी आ जाती है कि ये इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। हमारे जो न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ है, जिसको न्यूरॉन की प्रोटेक्टिव शीथ भी बोला जाता है, तो माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। अगर माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो गई तो आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की वजह से व्यक्ति में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम किस चीज में आती है कि ब्रेन और जो हमारी बाकी की बॉडी है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये आप सब लोगों को पता है कि जो भी हमारी मूवमेंट है या जो भी एक्शन हमारी बॉडी करती है वो हमारी ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। सारा काम न्यूरॉन करता है हमारा। हमने कोई स्टिमुलस देखा, उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई, देन ब्रेन जो है वो ऑर्डर देता है हमारी मसल्स को। उसके बाद हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी पार्ट्स कोई ना कोई पर्टिकुलर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो माइलिन शीथ के डिस्ट्रॉय होने से न्यूरॉन्स भी डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। उसकी वजह से जो बॉडी और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन था उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हमारी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है और हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ एड्स ऑन कॉग्निशन। द मेजर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टाइप 1 HIV-1 infection is cognitive impairment, which can range in severity from a mild subclinical cognitive inefficiency to a severe dementing illness. Mild to moderate cognitive impairment is identified primarily by neuropsychological tests. This can have a long-term effect on cognitive functions, not just when you are drunk or high. Depression, anxiety, and other mental health problems. Their symptoms can include lapse in memory, problem in concentrating, a slowness in thinking, and it being harder to solve problem. तो जो मेजर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है जो एड्स की वजह से
हमारे संज्ञान पर देखने को मिलता है या संज्ञानात्मक कार्यों पर एड्स का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को भी हम न्यूरोसाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। जो HIV इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी में कोग्निटिव इम्पेयरमेंट कर देता है, हमारे ब्रेन में संज्ञानात्मक जितने भी हमारे फंक्शन हैं या प्रकार्य हैं उनमें इम्पेयरमेंट कर देता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते, जिनकी रेंज माइल्ड से सिवियर हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो इन्फेक्शन है, HIV इन्फेक्शन कितना है, उसकी सिवियरिटी कितनी है या कितने लंबे समय से चला आ रहा है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो भी अलग अलग लेवल के देखने को मिलते हैं लोगों में, और इसका पता न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू लगाया जा सकता है कि जो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है HIV एड्स के रोगी में वो माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं या सीवियर हैं, किस लेवल के हैं। HIV इन्फेक्शन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं हमारे संज्ञानात्मक कार्यों पर, यानी कि उस तरह के सिम्टम दिखाई देने लग जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति जो है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो या जिसने एडिक्शन कर रखा हो किसी चीज का, ड्रग्स ली हुई हो, उस टाइम उसको उस टाइम व्यक्ति में जिस तरह के कोग्निटिव डिस्टोर्शन होते हैं, यानी वो ठीक से सोच समझ नहीं पाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, वो ठीक से चल फिर नहीं पाता, ये सारे फंक्शन ये सारे कोग्निटिव डिस्टोर्शन जो है व्यक्ति में तब भी हो सकते हैं जब व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरे तरह के मानसिक रोग भी व्यक्ति में हो सकते हैं HIV एड्स की वजह से। इसके अलावा व्यक्ति की स्मृति में कमी देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को, सोचने समझने की क्षमता में बहुत ही स्लोनेस आ जाती है और प्रॉब्लम सोल्व करने में दिक्कत होती है व्यक्ति को। लर्निंग डिसेबिलिटीज Learning disabilities are due to genetic and neurobiological factors that alter brain functioning in a manner which affect one or more cognitive processes related to learning. तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से व्यक्ति में देखने को मिलती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में हमारे जो ब्रेन फंक्शंस हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से व्यक्ति की नई चीजों को सीखने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, यानी व्यक्ति नई चीजों को आसानी से नहीं सीख पाता है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर मेनली हमारे जो सीखने की बेसिक स्किल्स होती हैं जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है या फिर कैलकुलेशन है, मैथ सोल्व करना, इन सब चीजों में व्यक्ति को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो आसानी से पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता है। लास्ट है आपका इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। एन इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर इज एन इमोशनल डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। इमोशनल यानी सांवेगिक और व्यवहारिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनमें की सांवेगिक अक्षमता व्यक्ति में दिखाई देती है। An inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationship with peers or teachers. For preschool age children, this would include other care provider. अब जिन लोगों को मेनली इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो हैं वो चाइल्डहुड में ही बच्चे में दिखाई देने लग जाते हैं। अगर किसी बच्चे में इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम होंगी तो वो बचपन से ही दिखाई देने लग जाती हैं। जो बच्चा है वो दूसरे लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक से नहीं बना पाता है, यानी उनके साथ बातचीत ठीक से नहीं कर पाएगा, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों के साथ या सेम एज के बच्चों के साथ या स्कूल में है अगर तो टीचर्स के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इवन जो प्री स्कूल एज के चिल्ड्रन हैं, यानी स्कूल जो बच्चे नहीं जाने लगे हैं, इट मीन्स 2 या 3 साल के जो बच्चे हैं, उनको अपने केयर प्रोवाइडर्स से यानी कि मदर या और केयर टेकर जो है उनके साथ भी इंटरेक्शन करने में परेशानी आती है। An inability to learn which can't be adequately explained by intellectual, sensory and health factor. वहीं बच्चों में सीखने की अक्षमता भी देखने को मिलती है जिसको कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता उसकी सेंसरी एबिलिटीज या हेल्थ फैक्टर से डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी बच्चे का IQ लेवल भी एकदम ठीक मिलेगा आपको जब टेस्ट करेंगे हम, बच्चे की सेंसरी एबिलिटीज भी एकदम ठीक मिलेंगी हमें,
और बच्चे के हेल्थ यानी बच्चा हेल्दी भी होगा, मेंटली भी हेल्दी होगा, फिजिकली भी हेल्दी होगा, लेकिन फिर भी लर्निंग एबिलिटीज उसकी बहुत वीक मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे में इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर है कोई ना या किसी तरीके का। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम न्यूरोसाइकोलॉजी में टेस्ट करते हैं। इसमें एक थोड़ा सा और रह गया है, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में ए कंसिस्टेंट और क्रोनिक इनएप्रोप्रिएट टाइप ऑफ बिहेवियर और फीलिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मल कंडीशन में भी व्यक्ति में अजीब से बिहेवियर और अजीब सी फीलिंग वो फेस करते हैं, यानी उनको फील होता है कि भाई बार बार एंजाइटी हो रही है, उनको फियर हो रहा है। ये सब जो आपके डिसऑर्डर हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया है, या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर जितने भी हैं, वो इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर आता है। इसके अलावा उनका मूड जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, अनस्टेबल मूड होता है, अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन उन लोगों को फील हो सकता है। ठीक है, बिना किसी रीजन के उनको फिजिकल सिम्टम अपने आप में दिख सकते हैं, यानी उनको बिना किसी रीजन के पेन हो सकता है, या फिर और किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम वो फील कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें उनमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहती हैं। ये सारे सिम्टम जो है, पेन हो रहा है उनको या फिर और किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी फील हो रही है, वो सब साइकोलॉजिकल होता है। तो ये सब इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। थैंक यू।